Hello, dear students. It's Kiran, your teacher. Today we are going to know about manufacturing industries, geography, part 2. Yes, dear, इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 दे दिया है जिसमें ऑलमोस्ट मैंने 6 क्वेश्चंस दिए हैं। अगर आपने चेक नहीं किया है अब तक तो आप चेक कर लेना। मैं उनकी लिंक दे दूंगी इस वीडियो के साथ और भी अदर वीडियोस की लिंक दे दूंगी जैसे इकोनॉमिक्स, सिविक्स एट्सेट्रा। क्योंकि जब आप मुझे कॉल करते हो तो कई बार मैं रिसीव नहीं कर पाती और कई बार व्हाट्सएप मैसेज भी देते हो तो बहुत देर से देखती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस के लिंक दे दूँ जितना मैं दे पाऊँगी। सो डियर लेट्स स्टार्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 7 इस वीडियो का। क्लासिफाई द इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं बता दूं कि जिस फॉर्मेट में मैंने ये क्वेश्चन दिया है ज़रूरी नहीं है कि इसी फॉर्मेट में आए। ये क्वेश्चन कई बार डिफरेंशिएट में देखा गया है। दैट मीन किसी दो के बीच में डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा सकता है बट मैंने उसे एक जगह ही दिया है। ये उम्मीद करती हूँ कि आप इसे डिफरेंशिएट में आता है तो बहुत आसानी से आप इसे लिख पाओगे। सो देखना शुरू करो। आप देख रहे हो यहाँ मैंने दे दिया है ओनरशिप के बिहाफ पर इंडस्ट्रीज को ब्रॉडली 4 भागों में बांटा जा सकता है: प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर है क्या? तो नाम से ही पता चलता है प्राइवेट सेक्टर का मतलब ही है वो इंडस्ट्रीज जो प्राइवेटली ओन की जाती है या फिर किसी इंडिविजुअल के द्वारा या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा। अब इसे ऐसे समझ सकते हो कि हो सकता है कोई एक आदमी ही किसी इंडस्ट्री को चला रहा हो प्राइवेटली तो वो इंडिविजुअल है, पर हो सकता है कि पार्टनर्स 2-4 लोग मिलकर चला रहे हों तो इसीलिए मैंने यहाँ डाल दिया है और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। लेकिन हाँ वो प्राइवेट है, उस पर गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है, गवर्नमेंट का कोई स्टेक नहीं है। सो आप देखना शुरू करो यहाँ पर। Private sector industries are owned and operated by individual or a group of individuals. यहाँ सच एज आप कर लेना टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जिसको आप टिस्को के नाम से जानते हो। यहाँ पर नेक्स्ट मैंने दिया है रिलायंस इंडस्ट्री और भी बहुत सारी इंडस्ट्री आप दे सकते हो, जिंदल इंडस्ट्रीज और भी जितनी सारी इंडस्ट्रीज का नाम आप डालना चाहो जो प्राइवेटली ओन की जाती है उनके नाम यहाँ आप पुट कर सकते हो। नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये वो इंडस्ट्रीज है जो गवर्नमेंट ओन करती है। दैट मीन ये इसका अधिकार गवर्नमेंट के पास होता है। तो वैसे इंडस्ट्रीज को हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। आप देखो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, सिंपली गवर्नमेंट, और कुछ भी नहीं हो सकता। पब्लिक सेक्टर अगर है तो वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती है। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसको आप एचएएल के नाम से जानते हो, एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे आप सेल के नाम से जानते हो, और भी बहुत सी इंडस्ट्री है जैसे भेल है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ आपको बीईएमएल है जो कि पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री कंसीडर की जाती है, की क्या जाती है। ये है पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री। नेक्स्ट, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जॉइंट है। दैट मीन ये ओन या ऑपरेटेड की जाती है बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। दैट मीन हो सकता है वो, यहाँ मैंने सिर्फ स्टेट ही डाला है, आप यहाँ गवर्नमेंट कर सकते हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडिविजुअल के द्वारा। दैट मीन इसको मैं ऐसे कहूँ यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही मिलकर इसे चलाते हैं, उसको हम कहते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। आप देख रहे हो मैंने यहाँ ऐड कर दिया है पब्लिक एंड प्राइवेट। आपके वीडियो को पॉज करके सिंपली जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज हम उनको कहते हैं जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही मिलकर रन करते हो। ऐसे भी आप कर सकते हो, दोनों मिलकर जो रन करते हैं वैसी इंडस्ट्री को हम कहते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है मारुति उद्योग लिमिटेड, मारुति जिसे आप कहते हो। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज जो कि कॉपरेशन से चलती है। अब बात आती है कॉपरेशन का मतलब ही है कि किसी के सहयोग से चलने वाली इंडस्ट्री। दैट मीन कि इसका कोई एक ओनर नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ वैसे एग्जांपल नॉर्मली आपने इसे कई बार सुना है, क्योंकि आपने इस चैप्टर को स्टैंडर्ड 8 में भी पढ़ा है तो वहाँ भी आपको मैंने यही बताया था कि
कॉपरेशन से चलने वाली इंडस्ट्री में सबसे आगे हम लोग कह सकते हैं कि हमारे देश में जो डेयरी मिल्क की इंडस्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री जो चल रही हैं, वो डेयरी मिल्क, वो सिर्फ चॉकलेट वाली बात मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, डेयरी मुझे कहना था। जो जितनी भी डेयरी इंडस्ट्रीज़ है हमारे यहाँ, या फिर शुगर की इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं, या फिर कॉटन है, जूट है, तो ये सारी वो इंडस्ट्रीज़ है ना, जो एक्चुअली आप ऐसे बोल सकते हो कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का भी हिस्सा है। लेकिन हाँ, ये वो इंडस्ट्री है जो कि कॉपरेशन से भी चलती है, क्योंकि जो इंडस्ट्री के ओनर होते हैं वो खुद ही इन रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते। और ये रॉ मटेरियल ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि वेरी करती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हर साल एक जैसा ही प्रोडक्शन दे। तो इसके जो प्रोड्यूसर होते हैं ना, वो एक्चुअली हर साल जितना वो देते हैं उतने के वो हकदार होते हैं उस इंडस्ट्री में। तो ये कोऑपरेशन से चलने वाली इंडस्ट्री है। आप देखना शुरू करो। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर्स और बोथ। तो इन सबके सहयोग से चलने वाली इंडस्ट्री को हम कहते हैं कोऑपरेटिव इंडस्ट्री, या सिंपली ऐसे आप याद रखो, कोऑपरेशन से चलने वाली इंडस्ट्री को हम कोऑपरेटिव इंडस्ट्री कहते हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया है अमूल का। अमूल को मैंने पूरा ही यहाँ पर दे दिया, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसे आप अमूल के नाम से जानते हो। तो इसके ओनर के पास उतनी सारी गायें या भैंस जो हैं वो थोड़ी ही हैं। वो जो है उनके आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं उन्होंने पाल रखे हैं। हाँ, आजकल उनके पास भी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनके पास अब एकदम नहीं है, क्योंकि वक्त बदल रहा है। लेकिन हाँ, वो उनके आसपास रहने वाले लोग जो हैं वहाँ तक पहुँचाते हैं मिल्क, और फिर उनको वो ड्राई फॉर्म में करके आपके पास पहुँचाते हैं अमूल मिल्क। फिर सुधा डेयरी की बात कर लो, तो ये सारी जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो कोऑपरेशन से चलने वाली ही हैं, इसलिए हम कहते हैं कोऑपरेटिव वेंचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये छोटे क्वेश्चन के तौर पे मैंने दिया है, ज़्यादातर 1 मार्क्स में देखे गए हैं। व्हाट आर द बेसिक इंडस्ट्रीज? बेसिक इंडस्ट्रीज किसे कहते हैं? तो सिंपली डियर, बेसिक इंडस्ट्रीज को ही हम कहते हैं की इंडस्ट्री। वैसे मैं इसे थोड़ा सा पहले ही एक्सप्लेन कर दूं ताकि ज़्यादा आप समझ लो। बेसिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री होती है कि जिसके बिना किसी इंडस्ट्री का काम ही ना चले। यस, आप ऐसे समझ लो कि आपको घर बनाना है, कंस्ट्रक्शन का काम करना है, तो उसमें भी आयरन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप उसमें तो आयरन के बिना आपकी जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो क्या मजबूती से चलेगा आगे क्या? सपोज़ दैट आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हो, तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी आयरन के मटेरियल के बिना काम चलेगा क्या? आई मीन आयरन के इक्विपमेंट के बिना, टूल्स के बिना, छोटे-छोटे टूल्स जितने कुछ भी हैं, उसमें आयरन तो ज़रूरी है। स्कूल इंडस्ट्री की बात कर लो ना, स्कूल में कहाँ आयरन का यूज़ है? येस, वहाँ भी यूज़ है, उसके लिए भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप प्रिपेयर करते हो, तो आयरन के बिना होता है क्या? बेंच डेस्क आप कहते हो नहीं, बेंच डेस्क तो वुड के होते हैं, तो क्या वुड के खाली होते हैं उसमें? ठीक है, किसी ज़माने में खाली वुड के भी होते होंगे, लेकिन हाँ, उसमें जो है आयरन का भी इस्तेमाल होता है। अब चलो मान लो कि नहीं, उसको हटा ही दो, तो भी वहाँ भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना रहे हो, तो आयरन के बिना काम नहीं चलता। तो आप ऐसे मान सकते हो कि ऐसे मटेरियल्स को हम एक्चुअली आयरन स्टील को ही आप जो है बेसिक इंडस्ट्री कहते हो, बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री कहते हो। और साथ साथ यहाँ पर मैंने उनमें जो है मेटल के नाम भी डाल दिए हैं, जैसे कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, ऐसे ही पिघलाने वाली इंडस्ट्री बोल रही हूँ, या फिर इनको हटाकर आप सिंपली कॉपर एल्युमिनियम इंडस्ट्री भी डाल सकते हो, क्योंकि ये भी आज आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कॉपर मैंने डाल दिया है क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हो। एल्युमिनियम मैंने डाल दिया है क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, क्योंकि ये हल्की होती हैं, ये इसमें रस्टिंग नहीं होती है। तो ठीक है, आयरन का तो इस्तेमाल है ही, लेकिन आप इन इंडस्ट्रीज़ को भी आप शामिल कर लोगे। ठीक है? तो कॉपर इंडस्ट्री, एल्युमिनियम इंडस्ट्री भी जो है बेसिक इंडस्ट्री का हिस्सा है। ऐसे अगर बोलो तो मेटल इंडस्ट्री जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, की रोल प्ले करती है, ऐसा भी आप मान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज कंज्यूमर गुड्स? ये है क्या? तो सिंपली नाम से ही तो पता चलता है। कंज्यूमर जो है, जिसको डायरेक्ट जो है कंज्यूम करता हो, वो है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। अब देखना शुरू करो। कंज्यूमर गुड्स आर प्रोडक्ट्स bought for consumptions by the average consumer। एवरेज कंज्यूमर के द्वारा जो है वो अपने कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं इसे। और साथ साथ नेक्स्ट आप देखो, ऑल्टरनेटिवली कॉल्ड
फाइनल गुड्स, हालाँकि ये मैंने थोड़ा-सा इकोनॉमिक्स की चीज़ डाल दी है। इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा है फाइनल गुड्स के तौर पे इसे। तो ये जो है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री को ही हम कहते हैं फाइनल गुड्स। थोड़ा-सा मैं रिमाइंड यहाँ कर दूँ कि फाइनल गुड्स क्या होता है, जैसे कि व्हीट है, या फिर उससे फिर आपने आटा बनाया, फिर मैदे की बात कर लूँ, उससे फिर बिस्किट बना, या फिर जो मिक्सचर है, जो भी ड्रिंक जैसे होता है ना, कोल्ड ड्रिंक आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो सारी क्या है, डायरेक्टली कंज्यूम करने वाली चीज़ है। तो वो सारी की सारी चीज़ क्या है, फाइनल गुड्स है, मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, उससे पहले वाली चीज़ को अलग अलग इंडस्ट्री में आप डाल सकते हो। इकोनॉमिक्स में भी जाओगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी में डालोगे। लेकिन जो एकदम फाइनल प्रोडक्ट है ना, उसे ही हम कहते हैं कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज, जो डायरेक्ट जो है कंज्यूमर उसे कंज्यूम कर लेता है। कंज्यूमर गुड्स आर द एंड रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कंज्यूमर गुड्स उसे हम कहते हैं, कंज्यूमर जिसे कंज्यूम करता है या फिर वो एंड रिजल्ट होता है, उसे ही हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। जैसे यहाँ मैंने दे दिया है, क्लोथिंग है, फूड है, ज्वेलरी है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आते हैं कंज्यूमर गुड्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ डाल दिया है, आप देख रहे हो मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 डाला है, और ये बहुत ज़रूरी है। वैसे तो सच बताऊँ तो ये 1 मार्क्स में ही मैंने ज़्यादातर देखा है, और जब चेक करती हूँ कॉपी तो मैं नोटिस करती हूँ कि आप इसमें ज़रूर चूक जाते हो। तो मैं यहाँ बता दूँ कि एग्लोमरेशन, एक्चुअली मुझे यही वर्ड आपको बताना है, आपके बुक में भी है एग्लोमरेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो एग्लोमरेशन है क्या? तो आप उसे वैसे जानो कि सारी इंडस्ट्रीज़ को एक जगह लेकर आना। जैसे कि शहरों में बात करो, एग्लोमरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज तो है ही, हर तरह की चीज़ आपको मिलती है, स्कूल है, कॉलेज है, मार्केट है, मॉल्स हैं, बैंक है, इंश्योरेंस सेक्टर है। दैट मीन एक ही जगह बहुत सारी चीज़ों का मिल जाना ही, या फिर सारी इंडस्ट्रीज का एक साथ मिल जाना ही एग्लोमरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज है। तो बेसिक सी चीज़ यही है, एग्लोमरेशन ऑफ इकोनॉमीज़ को हम कहते हैं, या फिर एग्लोमरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ का मतलब है सभी चीज़ का एक साथ मिल जाना। अभी यहाँ पर देखना शुरू करो, इसीलिए मैंने इसको डाला है, छोटी सी चीज़ है। Cities provide market and also provide services such as banking, insurance, transport, labor, consultant and financial advisors, etc. जो शहर है वो आपको सारी चीज़ प्रोवाइड करता है, सारी सुविधाएं प्रोवाइड करता है। तो ये सारी की सारी सुविधाएं जो मिलती है, यही तो है एग्लोमरेशन ऑफ इकोनॉमी या फिर एग्लोमरेशन ऑफ इंडस्ट्री। दैट मीन अर्थव्यवस्था का एक साथ एक जगह आ जाना। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आपको एक जगह चीज़ों का मिल जाना, एक शहर में चीज़ों का मिल जाना। इसका छोटा सा एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो मॉल को बोल सकते हो। मॉल में ठीक है, बैंकिंग वगैरह आपको नहीं मिलती, लेकिन बहुत सारी चीज़ एक ही छत के नीचे मिलती है ना। नेक्स्ट पॉइंट, मेनी इंडस्ट्रीज टू कम टुगेदर टू मेक, ये आप अलग से याद कर सकते हो एकदम छोटे से आंसर के लिए। मेनी इंडस्ट्रीज टू कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स आर नोन एज एग्लोमरेशन ऑफ इकोनॉमीज, यानी शहरी केंद्रों के द्वारा, केंद्र इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो भी शहर होता है, मेन शहर होता है, वहाँ पर आपको सब चीज़ मिल जाती है। जैसे छोटे शहर में शायद सब चीज़ ना मिले, पर थोड़ा सा उससे बड़े शहर में जाओ तो उससे बड़ी बड़ी चीज़ें मिल जाएंगी। थोड़ा और बड़े शहर में चले जाओ तो और भी बड़ी-बड़ी चीज़ें मिल जाएँगी। जैसे बहुत जगह हो सकता है मेडिकल कॉलेज नहीं है, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है? अच्छी-अच्छी सुविधाएँ हैं, स्कूल्स हैं, मार्केट हैं, बैंक हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हो सकता है ऐसी चीज़ें ना हो, तो जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वो शहर में जैसे-जैसे आगे जाओगे, दैट मीन जैसे-जैसे आप अच्छे शहर की तरफ जाओगे, तो वहाँ पर, या फिर मेट्रोपॉलिटन में चले जाओ तो वहाँ पर हर तरह की चीज़ें मिलेगी। लेकिन हाँ, जो छोटे शहर हैं वहाँ भी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो वो है एग्लोमरेशन ऑफ इकोनॉमीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने बहुत से ईयर को डाल दिया है। आप देख रहे हो यहाँ पर 2010, 11 और 13 की भी एक क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं। ऐसे चीज़ को पढ़ना एक ज़रूरी है, इसे छोड़ना मना है। सो आप देखो, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। या फिर कुछ ऐसे भी डाल दो, अभी मुझे लग रहा है कि मुझे एक चीज़ और डाल देना चाहिए, ये इंटरडिपेंडेंट है। आपको मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है कि सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट, राइट? 9th में भी बताया था और 10th में भी बताया है।
और अगर आपने वीडियोस चेक किए हैं तो उसमें भी मैंने डाला है कि ये इंडस्ट्रीज जो है आपस में इंटरडिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर निर्भर है। अब देखना शुरू करो। ये क्वेश्चन जो है ये 10 एंड 11 दोनों में दिखा है और इसके बाद इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से सिर्फ पूछा गया है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड, एनालाइज द स्टेटमेंट विथ 3 एग्जाम्पल्स। तो केवल 3 एग्जाम्पल्स के तौर पे इसमें पूछा है, लेकिन मैंने इसे थोड़े बड़े लेवल पर ही बताया है क्योंकि मैं ये कंसिडर कर रही हूँ 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ज़्यादातर ये देखा जाता है। तो इसे कई तरीके से और भी पूछा जा सकता है, जैसे मैंने बोला कि आपस में इंटरडिपेंडेंट है। यस, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री आज के डेट में आपस में इंटरडिपेंडेंट है। वैसे मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, आपको ये तो पता है ही कि इंडिया जो है एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। तो अप्रॉक्सीमेट 64% पॉपुलेशन आज भी जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, प्राइमरी सेक्टर। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइमरी सेक्टर वाले को ही सेकेंडरी और टर्शरी की ज़रूरत पड़ती है। इनफैक्ट उनको भी, वो चाहे कितना भी डेवलप हैं, लेकिन उनको भी प्राइमरी सेक्टर से मिलने वाली चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, या प्राइमरी सेक्टर की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए बहुत सी इंडस्ट्री लगाई गई हैं। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, या कॉम्प्लीमेंट करते हैं, या हैंड टू हैंड जाते हैं, हाथों हाथ लिए जाते हैं। सो डियर, लेट्स स्टार्ट आंसर। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। फर्स्ट पॉइंट देखना शुरू करो। और हाँ, अगर आपने अब तक क्वेश्चन आंसर देखा है, आप मुझे फॉलो कर रहे हो, तो आपको तो पता है कि पॉइंट वाइज क्वेश्चन आंसर देना बहुत ज़रूरी है। मैं वैसे ही कॉपीज़ को अच्छे स्कोर देती हूँ। हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है बताने में। और जितने भी टॉपर्स की कॉपी अगर आप चेक करते हो ना, तो वो पॉइंट वाइज होते हैं। अगर आप पॉइंट वाइज नहीं देते तो कई बार चेक करने वक्त बहुत अच्छा नहीं लगता। पर्सनली मुझे चेक करने में मुझे लगता है कि नहीं, आपने पॉइंट वाइज दिया है तो आपने उस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप एकदम फोकस्ड हैं, ऐसा मुझे लगता है। वो मैं अपने माइंडसेट को आपके साथ क्लियर कर रही हूँ। हाँ, सारे की कॉपी मैं चेक करूँगी ऐसा तो है नहीं, लेकिन हाँ, आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखो कि पॉइंट वाइज क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश करो। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी इंग्लिश छोड़ दो। ऑब्वियसली मैथ में स्टेप्स देना ज़रूरी होता है। बाकी अगर आप चीज़ की बात कर रहे हो तो डेफिनेटली उसमें पॉइंट डेवलप करो। सो ये है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अब इसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, मेरे कहने का मतलब है, क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं। अब जो है, देखो, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। जितनी भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, वो क्या, वो तो इंडस्ट्री का हिस्सा है। लेकिन हाँ, यहाँ मैंने दे दिया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इसलिए कि जितनी भी ऐसी एग्रीकल्चर पर बेस्ड इंडस्ट्री है, उसने बहुत बड़ा बूस्ट दिया है एग्रीकल्चर को। क्योंकि उससे जितनी ज़्यादा वो रॉ मटेरियल की डिमांड करता है एग्रीकल्चर में, उतनी ज़्यादा उसका प्रोडक्शन किया जा रहा है, या फिर जो फार्मर्स हैं उतना ज़्यादा उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक बड़ा बूस्ट मिला है, क्योंकि इंडस्ट्रीज लग रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर शुगर इंडस्ट्री लग रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो है कॉटन इंडस्ट्री लगाई जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर जूट मिल लगाए जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर टी इंडस्ट्री लगाई जा रही है, कॉफ़ी इंडस्ट्री लगाई जा रही है, तो वो जो फार्मर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लैंड को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो दोनों ही तो एक दूसरे को बढ़ावा दे रहा है, तो हुआ ना इंटरडिपेंडेंट, तो कर रहे हैं ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज established to fulfill agricultural requirement like irrigation पंप, इरिगेशनल पंप भी बोल सकते हो, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक एंड पीवीसी पाइप्स, मशीन्स, टूल्स, स्प्रिंकल्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, एक्सेट्रा। तो आप देख रहे हो कि कितनी सारी इंडस्ट्री, लाइक के बाद यहाँ से यहाँ तक तो आप इंडस्ट्रीज के नेम आप गिनो, और साथ साथ यहाँ ये भी देखने की कोशिश करो कि कितनी सारी इंडस्ट्रीज जो है स्टैब्लिश की जा चुकी हैं, और उस फील्ड में कितनी सारी इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करने के प्लान कंटिन्यू हो रहे हैं। तो आप ऐसे समझो कि कितने सारे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, कितने सारे लोग इसमें काम पा रहे हैं, कितने सारे लोग अपनी नई नई लाइवलीहुड को अर्न करना शुरू कर रहे हैं।
तो इस तरीके से जितनी सारी अब तक लगाई जा चुकी हैं वो कौन कौन सी हैं, तो इरिगेशन के लिए जो पंप आप इस्तेमाल करते हो, फर्टिलाइज़र के लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, पेस्टिसाइड बनाने के लिए, इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए, और हाँ, फिर अगर इन चीज़ों की बात आगे सोचो ना तो बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री को प्रमोशन मिल रहा है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो आपके इससे निकलने वाले वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल फिर हो रहा है। तो बहुत लंबी चीज़ है, यहाँ तो मैंने बस कुछ एग्जाम्पल्स पुट किए हैं, तो आप उन सबको भी चेक कर सकते हो। बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि इरिगेशन से रिलेटेड चीज़ों के लिए या पंप बना रही हैं, दैट मीन एग्रीकल्चर को संभाल रही हैं, या एग्रीकल्चर ही है जो इन इंडस्ट्री को संभाल रही है, क्योंकि एग्रीकल्चर जितना बढ़ रहा है उनकी डिमांड बहुत बढ़ रही है, उनकी डिमांड बढ़ रही है तो ऐसी इंडस्ट्रीज इन चीज़ों को बना रही है। तो इस तरीके से ये भी बताता है कि ये जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये इस तरफ इशारा करता है कि ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, ये इस तरफ भी इशारा करता है कि ये हैंड टू हैंड जाता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैज नॉट ओनली असिस्टेड एग्रीकल्चरलिस्ट्स। आप ये समझो कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, ये सब बनाने वाली जितनी भी इंडस्ट्री है, वो सिर्फ किसानों की ही मदद नहीं करती उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने में, बट ऑल्सो मेड प्रोडक्शन प्रोसेस वेरी इफिशियंट। तो एक तरफ तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है और वो बहुत ही इफिशिएंटली उस काम को करते हैं और बहुत फास्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी, पहले इरिगेशन के लिए ऐसे ही सोच लो ना, इरिगेशन के लिए पीवीसी पाइप जब नहीं था तो लोग कुएं से या फिर तालाब से पानी ला ला कर डालते थे। अब अगर इरिगेशन के लिए पीवीसी पाइप्स अवेलेबल है तो जहाँ भी ये बोरिंग है, जहाँ भी ऐसी सुविधा है, वहाँ से वो मोटर के थ्रू जो है इजीली जो है इरिगेशन कर सकते हैं। तो ये आप बहुत सी छोटी छोटी बारीकियों को जब समझना शुरू करोगे तो ये सचमुच काम को बहुत ही इफिशिएंट बना चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, या अच्छा यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में कुछ चीज़ डाल दी है, इसमें मैंने ऐड तो नहीं किया कि ये ऑब्वियस है, डेवलपमेंट और कॉम्पिटिटिवनेस उसके लिए भी ये इंडस्ट्रीज बहुत यूज़फुल है। दैट मीन एग्रीकल्चर में भी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रहा है, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन लेकर आए, ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत है, तो आप बहुत सारे मॉडर्न फार्मिंग मेथड इस्तेमाल कर रहे हो। फिर से ये मैं आपको इकोनॉमिक्स की चीज़ थोड़ा सा बता रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, in the present day world of globalization, industry needs to be more efficient and competitive। आज जो वर्ल्ड है ग्लोबलाइजेशन का, फिर से जैसे मैंने बोला कि मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के भी इम्पैक्ट यहाँ डाल रही हूँ ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि दुनिया के देश बहुत उन्नत हो रहे हैं, उनके पास बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट है, तो वहाँ पे वहाँ का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन। सो ग्लोबलाइजेशन में टिके रहने के लिए, मार्केट में टिके रहने के लिए क्या ज़रूरी है कि हम ज़्यादा कम्पिटिटिव हों, और कम्पिटिटिव और एफिशिएंट कब बनेंगे, जब ये इंडस्ट्री हमारा सहारा बनेंगी, ये इंडस्ट्री तरह तरह की चीज़ों को डेवलप करेंगी और हमें जो है मुहैया कराएंगी, तभी तो। इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन में भी ये हमारी मदद कर रहा है, या ग्लोबलाइजेशन में टिके रहने में एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री की भी जो है ये इंडस्ट्रीज हम की वजह से हम लाभान्वित हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, टुडे वी आर नॉट ओनली सेल्फ सफिशिएंट इन एग्रीकल्चर बट आवर फार्मर्स आर एबल टू compete विद अदर फार्मर्स इन द वर्ल्ड। आज हम सिर्फ जो है, अगर आप इस पॉइंट को काटना चाहो तो काट सकते हो, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, जिनको याद करने में दिक्कत हो, ये वाली पॉइंट को आप यहाँ से भी पॉइंट बना सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, ये वाले पॉइंट को अगर आप कट करना चाहो तो कट कर सकते हो, लेकिन हाँ, जैसे मैंने बोला 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आपको सही मायने में बढ़ाना पड़ता है, तभी लगता है कि बच्चे ने थोड़ी मेहनत की है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि इसको आप इतना लर्न नहीं कर पा रहे हो तो इस चीज़ को आप हटा सकते हो, आप यहाँ से पॉइंट बना सकते हो, आवर फार्मर्स आर एबल टू compete विद अदर फार्मर्स इन द वर्ल्ड। नाउअडेज हमारे जो फार्मर्स हैं वो पूरी दुनिया के फार्मर्स से compete करने के योग्य बन गए हैं, क्योंकि डेवलपमेंट आ गया है, तरह तरह की इक्विपमेंट आ गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नाउअडेज इंडिया इज एबल टू प्रोड्यूस गुड फॉर द इंटरनेशनल मार्केट टू। आज के टाइम पे हम अपने सामान को अच्छा प्रोड्यूस कर ले रहे हैं ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट में टिक पाने के योग्य बन गए हैं। बहुत हद तक, एकदम फुली नहीं बन गए, लेकिन हाँ बहुत हद तक बन गए हैं और बन जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। ये भी ज़रूरी क्वेश्चन है और पता नहीं मैं इसमें डालना क्यों भूल गई। ये कौन से ईयर में ये आया है, क्योंकि ये मैंने देखा तो था, उसी बिहाफ पे मैंने ये क्वेश्चन लिया था। लेकिन हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे भी आप समझ लो। व्हाट डू वी नीड टू डू फॉर आवर इंडस्ट्रीज टू बी एट पार विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड? ये भी किसी न किसी ईयर में आया था, इसीलिए मैंने इसको डाला है, पर मैं उसके ईयर लिखना यहाँ भूल गई हूँ। अब मैं उसे चेक नहीं करने जा रही हूँ। अब देखो आप, यहाँ से मैं इसके आंसर को दे रही हूँ कि वो कौन सी चीज़ हम करेंगे। हालाँकि यहाँ पर आप ऐसे भी हटा सकते हो, मैंने आंसर में इसे हटा दिया है। यहाँ देखो कंप्लीट मैंने डाल दिया है, लेकिन ये एज़ इट इज़ था, इसलिए मैंने इसमें कोई छेड़-छाड़ नहीं किया है, क्योंकि ये किसी न किसी ईयर में आया हुआ था। तो टू बी एट पार, दैट मीन हम इस योग्य बन जाएँ। हम ऐसा क्या करें या ऐसा क्या हमें करना चाहिए कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है वो दुनिया इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज से compete कर सके, उससे पार पा सके, टू बी एट पार। ये आप एक फ्रेजल वर्ड के तौर पे देखोगे, ठीक है। कैसे हम उससे निपटेंगे, तो आंसर देखना शुरू करो। वी नीड टू डू दीज थिंग्स फॉर आर इंडस्ट्रीज टू बी एट पार, और ब्रैकेट में मैंने यहाँ डाल दिया compete with international standard. In the present day world of globalization, our industry need to be more efficient and competitive. यस डियर, आप देख रहे हो यहाँ जो ऊपर था उसे मैंने हटा दिया। आप यहाँ से ही पॉइंट लर्न करना। आर इंडस्ट्री नीड टू बी मोर एफिशिएंट एंड कम्पिटिटिव। ऊपर जो मैंने क्वेश्चन दिया है कुछ वैसे ही है, बस मैंने उसे थोड़े से अलग फॉर्मेट में दिया है, क्योंकि मैंने ये देखा है ये कई सारे ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो उनके लिए क्या ज़रूरी है कि वो एफिशिएंट हों और बहुत ही कम्पिटिटिव हों। आर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मस्ट बी क्वालिटेटिव। हमारे जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं वो कैसे होने चाहिए, तो क्वालिटेटिव होने चाहिए, इन द पार ऑफ क्वालिटी, एट पार इन क्वालिटी बोल सकते हो, कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए विद दोज ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट, तभी हम टिक सकेंगे। दैट मीन हर हाल में वो कुछ वैसा ही समझो जैसे मैंने ग्लोबलाइजेशन में आपको पढ़ाया है कि ग्लोबलाइजेशन में टिके रहने के लिए क्या ज़रूरी है कि हम अच्छी से अच्छी इंडस्ट्रीज़ के लिए काम करें। दैट मीन उसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, कैसे कौन सी ऐसे डेवलपमेंट का इस्तेमाल करें, या फिर ऐसे कौन से चीज़ का इस्तेमाल करें जिससे कि इंटरनेशनल मार्केट में टिके रह सके। वैसे तो सारी चीज़ों की जड़ एक ही है, कुछ भी करें, अच्छा से अच्छा सामान हम सस्ते दाम में बना लें, है ना? तभी तो टिके रहेंगे ग्लोबलाइजेशन में। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज द सप्लाई ऑफ एनर्जी। एनर्जी की सप्लाई को इंक्रीज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम अपनी जो है क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि एनर्जी की सप्लाई, पावर की सप्लाई जितनी ज़्यादा होगी हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान को बना पाएंगे। और जितनी भी इक्विपमेंट है ना आज के डेट में, वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा क्या, ज़्यादातर आप बोलो कि वो इलेक्ट्रिसिटी से ही रन होने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट, improve the standard of infrastructure and productivity of labor. बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है इम्प्रूव करें, पुराने जो भी इक्विपमेंट है उन्हें हटाएं, उन्हें रिप्लेस करें अच्छे इक्विपमेंट से, तभी हमारे जो है प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होगा। और दूसरी चीज़, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को भी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है, स्किल्ड लेबर, जैसे ही लेबर स्किल्ड हो जाएगा ना, उसकी प्रोडक्टिविटी आसानी से इंक्रीज़ हो जाने वाली है। तो ये वो फैक्टर्स हैं, अगर हम करें तो बहुत आसानी से हम इंटरनेशनल मार्केट में compete करने के लायक हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब एनी 5 फैक्टर्स। और ये भी मैंने यहाँ जो 5 फैक्टर्स लिखा है वो भी एक्चुअली आपके किसी क्वेश्चन में आया हुआ है, जो यहाँ मैंने डाल दिया है क्वेश्चन नंबर। ये क्वेश्चन जो है वो 2014 का है, जिसे मैंने यहाँ लिया है। डिस्क्राइब एनी 5 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जूट मिल along the bank of Hooghly River.
आप ये वजह बताइए कि वो कौन से कारण है या वो कौन सी वजह है कि ज़्यादातर जूट मिल का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है? तो हुगली रिवर में या फिर हुगली रिवर की जगह आ सकता है वेस्ट बंगाल। ओके, तो दोनों ही चीज़ आ सकता है, बट यहाँ मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया क्योंकि एज़ इट इज़ था, इसलिए मैंने एज़ इट इज़ उठा लिया और मुझे लगा मैं एक्सप्लेन कर दूँगी जब मैं आपको पढ़ा रही होंगी। और यहाँ आंसर में मैंने डाल दिया है वेस्ट बंगाल, तो यहाँ आप ब्रैकेट में हुगली भी डाल सकते हो। ओके, अब फिर से मैं यहाँ बताऊँ आपको कि ये वो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ जूट मिल इन वेस्ट बंगाल। तो सबसे पहली वजह तो यही है डियर, मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन। ऑब्वियसली जूट के प्रोडक्शन के लिए, कॉटन के प्रोडक्शन के लिए मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन की ज़रूरत होती है। सेकंड है टेक्सटाइल, सॉरी फर्टाइल, नॉट टेक्सटाइल, इट्स फर्टाइल लैंड। फर्टाइल लैंड है, ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल की लैंड बहुत ही फर्टाइल है क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी नदी के किनारे की ज़मीन तो फर्टाइल होगी ही होगी क्योंकि वो डेल्टा है। आप जानते हो वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा है जो कि बहुत ही फर्टाइल कंसीडर की जाती है। एक तो वो फर्टाइल लैंड है एंड इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट। इनएक्सपेंसिव की जगह आप चीप वाटर ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो। यहाँ इनएक्सपेंसिव मैंने डाला यानी सस्ती। चीप वाटर ट्रांसपोर्ट, आप जानते हो कि ट्रांसपोर्टेशन में सबसे सस्ती वेज जो है वो वाटरवेज ही हैं, तो इजीली वहाँ से तैयार माल किसी दूसरी जगह पहुँचाया जा सकता है। तो इस तरीके से फर्टाइल लैंड एंड इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट। उसके बाद चूंकि वो नदी के किनारे की जगह है तो अबंडेंट वाटर, प्रचुर मात्रा में वाटर अवेलेबल है एंड वास्ट लोकल मार्केट टू। वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा जो है लोकल मार्केट अवेलेबल है। किसी भी चीज़ के डेवलप होने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि तैयार माल तुरंत वहाँ के मार्केट में कितना बिकता है। हाँ ठीक है, सिर्फ वहीं बिकने से चीज़ें जो है अच्छी नहीं होती, सफल नहीं होती। दूसरे मार्केट में भी जाना ज़रूरी है, लेकिन हाँ अगर वहाँ की भी मार्केट में इसकी खपत होती है ना तो वो चीज़ और ज़्यादा डेवलप होती है। तो इस तरह से अबंडेंट वाटर एंड वास्ट लोकल मार्केट। नेक्स्ट चीप एंड स्किल्ड लेबर। सबसे बड़ी बात है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ चीप एंड स्किल्ड लेबर आसानी से मिल जाते हैं। और इस काम के लिए जितने भी कॉटन इंडस्ट्री है, जूट इंडस्ट्री है, टी इंडस्ट्री है, इन सब के लिए ना लेबर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि यहाँ मैनुअल वर्क होता है। कितना भी हम उसे कहें कि मैकेनाइज्ड हो गया है लेकिन फिर भी मैनुअल वर्क इन इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है पोर्ट फैसिलिटीज़। ऑब्वियस है कोलकाता जो है वहाँ से पोर्ट की सुविधा बहुत आसानी से अवेलेबल है। आसानी से सामान को आप वर्ल्ड के किसी कोने में सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट है कोलकाता एज अ लार्ज अर्बन सेंटर। कोलकाता जो है बहुत बड़ा शहरी सेंटर है और साथ साथ यहाँ सभी सुविधाएं हैं जैसे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ टू। अच्छा अब एक बात बताओ, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का इससे क्या लेना देना? तो डियर मैं बता दूं कि जैसे क्रॉप का इंश्योरेंस होता है ना, मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया है एग्रीकल्चर चैप्टर में क्रॉप इंश्योरेंस। तो उन किसी वजह से नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से क्रॉप अगर फेल होता है तो उसके लिए उन्हें इंश्योरेंस के पैसे मिल जाते हैं जिससे फार्मर की हालत ख़राब नहीं होती, फिर दोबारा वो एग्रीकल्चर करने की स्थिति में होता है। तो ये चूँकि बड़ा शहर है इसमें सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारे बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं, छोटे छोटे जो लोन दिए जाते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह की सुविधाएं वहाँ बहुत बड़े लेवल पर अवेलेबल है। कोऑपरेटिव्स बहुत बड़े लेवल पर अवेलेबल है जो ऐसे फार्मर्स की मदद करता है। इसलिए जो है अब ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में चूंकि हुगली ही था इसलिए मैंने सिर्फ हुगली दिया है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। बट हाँ इसकी जगह हो सकता है कि आपको वेस्ट बंगाल भी दे दिया जाए, तो भी आंसर विल बी सेम। चलो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हो तो चिंता का विषय है क्योंकि आई डोंट नो 2021 का बोर्ड मतलब चलो क्या बात करूं इससे आगे। एक्चुअली मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कैसे ये लॉकडाउन कंप्लीटली ख़त्म हो जाए। इनफैक्ट स्कूल जब तक खुलता नहीं है तब तक ऐसे ही काम करना होगा और मेहनत तो आपको करनी होगी। बस देखती हूँ, अभी मैं क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ। अभी मैं एक्चुअली आपसे थोड़ी बातें कर लूँ। 9th के लिए मैं कुछ वीडियोस जब बना रही हूँ तो उसमें से बहुत से स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट ऐसे आ रहे हैं स्पेशली हिस्ट्री के लिए कि आप पहले चैप्टर्स ही पढ़ा दो। तो आप भी मुझे बता सकते हो, वैसे तो मैं ज्योग्राफी या बाकी सारे के चैप्टर वाइज ही आपको चैप्टर के टॉपिक वाइज और साथ साथ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही पुट कर रही हूँ। तो देखती हूँ इसके बाद क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने के बाद अगर पॉसिबल होता है तो मैं पूरे चैप्टर्स के भी वीडियोस बना दूंगी क्योंकि पता नहीं ये लॉकडाउन कब खुले और
कब मैं आपको क्लासेस रेगुलरली दे सकूं। सो डियर, चलो आज के लिए बस इतना ही। बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।